दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे कानून के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो जब से अस्तित्व में आया है तब से आज तक शायद सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है, और ख़ास बात यह है कि आम लोगों के द्वारा इस्तेमाल किया गया है। जी हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें और वीडियो को आखिर तक देखें। पसंद आए तो लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के बारे में, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। यह एक क्रांतिकारी कानून है जिसने सूचनाओं को बहुत ज़्यादा डिस्क्लोज किया। उन सूचनाओं को खास तौर से जो आम लोगों से छुपाई जाती थी या छुपी हुई होती थी या जानबूझकर जिन्हें छुपा लिया जाता था। दोस्तों, सूचना का अधिकार अधिनियम शायद कानून में सबसे ज़्यादा कॉमन एक शब्द है जो हर हिंदुस्तानी की ज़बान पर आज के दौर में है, और करीब करीब ज़्यादातर नागरिक इस कानून का कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर चुके हैं या कर रहे हैं। लेकिन इस सब के बाद भी कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें जानना हमारे लिए ज़रूरी है, या शायद हम उनको अभी तक उस तरह से नहीं समझ पाते जिस तरह से कानून में उसको बताया गया है। जब भी सूचना का अधिकार अधिनियम की बात होती है तो हम इतना ज़रूर कहते हैं कि हाँ, ये अधिनियम है जिसके तहत 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर दीजिएगा और आप कोई भी सूचना ले सकते हैं। लेकिन जैसे सूचना क्या होती है, रिकॉर्ड्स क्या होता है, हमारे क्या अधिकार हैं और पब्लिक अथॉरिटीज़ की क्या लायबिलिटीज़ हैं, क्या ऑब्लिगेशंस हैं, वो हम पूरी तरह से उस तरह से नहीं जानते जिस तरह से कानून में इनको बताया गया है। तो मैं आज इस कानून की चंद धाराओं पर चर्चा करूंगा, पूरे कानून पर चर्चा नहीं करूंगा, सिर्फ उन धाराओं पर जिन्हें जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, आम आदमी को जानना ज़रूरी है। जैसे कि हम बात करते हैं सेक्शन 2 जिसमें डेफिनेशन दी गई है, बहुत सारे वर्ड्स के बारे में डिफाइन किया गया है, बताया गया है। सेक्शन 2 को भी हम पूरी तरह से नहीं लेंगे, उसके चंद डेफिनेशन भी हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। जैसे कि पहला इसमें है इंफॉर्मेशन। तो पहला शब्द इसमें इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन क्या है? सेक्शन 2F में डिफाइन किया गया है कि व्हाट इज इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन मीन्स एनी मटेरियल इन एनी फॉर्म, कोई भी मटेरियल किसी भी फॉर्म में, इंक्लूडिंग क्या इंक्लूड है इसमें, ध्यान से सुनिएगा। रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, मीमोज, ईमेल्स, ओपिनियन, एडवाइसेस, प्रेस रिलीजेस, सर्कुलर्स, ऑर्डर्स, लॉगबुक, कॉन्ट्रैक्ट्स, रिपोर्ट्स, पेपर, सैंपल्स, मॉडल्स, data material held in any electronic form, and information relating to any private body which can be accessed by a public authority under any other law। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि हम जानते हुए भी बहुत सारी चीज़ें नहीं जानते। हमें सिर्फ यही पता था कि हम सूचनाओं को ही ले सकते हैं, लेकिन इसमें सूचनाएं क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है, इसको भी एक बहुत वाइडली एक्सप्लेन किया गया है। सूचनाओं में सिर्फ किसी की नियुक्ति, किसी का ट्रांसफर, यही सूचना नहीं है, बल्कि इसमें रिकॉर्ड्स भी हैं। रिकॉर्ड्स आगे डिफाइन किया गया, रिकॉर्ड्स में क्या क्या आता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। डॉक्यूमेंट्स आमतौर से हम लेते हैं, आप मीमोज भी ले सकते हैं। किसी ने ईमेल्स किया हुआ है जिसके बारे में आप कुछ जानना चाहते हैं, अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट में है और जिससे सरकार के ऊपर कोई विपरीत प्रभाव, सुरक्षा के ऊपर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है, इस तरह की ईमेल्स भी आप ले सकते हैं। ओपिनियंस, जो एक्सपर्ट्स की ओपिनियंस हैं वो भी ले सकते हैं, एडवाइसेस ले सकते हैं, प्रेस रिलीज ले सकते हैं, सर्कुलर, ऑर्डर, लॉगबुक, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह वगैरह। मतलब कॉन्ट्रैक्ट्स की भी आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर सरकार ने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, जैसे कि आपने राफेल वाले मामले में देखा, उसमें RTI डालकर ये सूचना मांगी गई थी कि सरकार ने किसको कॉन्ट्रैक्ट दिया, तब जाकर वो बात सामने आई थी। इसी तरह से और बहुत सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई वो इन्फॉर्मेशन की कैटेगरी में आती है। आइए इसी तरह का एक वर्ड और हम लेते हैं जिसको सेक्शन 2I में डिफाइन किया गया है, रिकॉर्ड्स, जो कि इन्फॉर्मेशन में आया था पहले नंबर पर रिकॉर्ड्स। अब रिकॉर्ड्स क्या होता है, रिकॉर्ड्स को भी समझ लीजिएगा। एनी डॉक्यूमेंट्स, मैन्युस्क्रिप्ट एंड फाइल, किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट, मैन्युस्क्रिप्ट या फाइल रिकॉर्ड्स की परिभाषा में आता है, इसकी परिधि में आता है। या माइक्रोफिल्म, माइक्रोफिच या फैसिमिल कॉपी ऑफ अ डॉक्यूमेंट, किसी डॉक्यूमेंट की फैसिमिल कॉपी, या
और कहना चाहिए, और एनी रिप्रोडक्शन ऑफ इमेज और इमेजेस एम्बॉडीड इन सच माइक्रोफिल्म, चाहे वो एनलार्ज है या छोटा है, और एनी अदर मटेरियल प्रोड्यूस बाय कंप्यूटर और एनी अदर डिवाइस, कंप्यूटर के द्वारा किसी और डिवाइस के द्वारा कोई मटेरियल प्रोड्यूस किया गया है वह भी रिकॉर्ड की परिधि में आता है। अब राइट टू इंफॉर्मेशन सेक्शन 2J में बताया गया है कि राइट टू इंफॉर्मेशन में आखिर कौन कौन सी चीजें हैं जिनके ऊपर आपका राइट है, जिनकी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं, किस तरह की इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। सिर्फ कागज तक आपने एक सवाल डाला और एक कागज आ गया या कोई जवाब आ गया, वहां तक आप सीमित नहीं हैं। आपका अधिकार इससे कहीं आगे है। क्या है? नंबर 1, आप इंस्पेक्शन ऑफ वर्क, यानी कि जो वर्क कहीं चल रहा है, अगर आप चाहते हैं कि उसका इंस्पेक्शन होना चाहिए, आप उसको देखना चाहते हैं, आप उसका इंस्पेक्शन कर सकते हैं। ये आपका राइट है, ये आपका अधिकार है, जो कि आपको राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 ने दिया है। किसी डॉक्यूमेंट्स या रिकॉर्ड्स का इंस्पेक्शन कर सकते हैं। टेकिंग नोट्स ले सकते हैं, एक्सट्रैक्ट ले सकते हैं, सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स या रिकॉर्ड्स, जो भी रिकॉर्ड्स आप ले रहे हैं या डॉक्यूमेंट्स ले रहे हैं उनकी सर्टिफाइड कॉपीज भी आप ले सकते हैं। और कोई मटेरियल है उसके सैंपल की सर्टिफाइड कॉपी ले सकते हैं। मान लीजिए किसी ब्रिज का निर्माण चल रहा है या किसी रोड का निर्माण चल रहा है, वहां पर किस तरह की मटेरियल इस्तेमाल की जा रही है, आप उसका भी सर्टिफाइड सैंपल ले सकते हैं। या कोई डिस्केट, फ्लॉपी, टेप्स, वीडियो कैसेट और इसी तरह की इलेक्ट्रॉनिक मोड में कोई इंफॉर्मेशन है, वो भी लेने का आपका अधिकार है। ये अधिकार है किस किस का, कौन ले सकता है इंफॉर्मेशन? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में किसी भी तरह की पार्शियलिटी नहीं की गई है। बिल्कुल आम पब्लिक, जरूरी नहीं कि आप किसी डिपार्टमेंट से जुड़े हैं, आप कहीं जॉब करते हैं, आप कोई कॉन्ट्रैक्टर हैं, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं, आप एडवोकेट हैं, नहीं, कोई भी व्यक्ति। सेक्शन 3 में सिंगल लाइन में डिफाइन किया गया है, ऑल सिटीजन्स शैल हैव द राइट टू इंफॉर्मेशन। हर सिटीजन का अधिकार होगा कि वो इंफॉर्मेशन ले सकेगा। अब ये बात हुई आपकी इंफॉर्मेशन की। इसके आगे अगर आप आए सेक्शन 4 में, जहां बताया गया है कि जो आपकी पब्लिक अथॉरिटीज होती हैं उनके क्या दायित्व हैं, ऑब्लिगेशंस क्या हैं, उनके ऊपर क्या बाध्य है, ऐसा कार्य इंफॉर्मेशन से जुड़ा हुआ जो उनको करना ही चाहिए। और मेरा दावा है कि किसी भी सरकारी दफ्तर के द्वारा, सरकारी विभाग के द्वारा, किसी पब्लिक अथॉरिटीज के द्वारा इसका आज तक भी अक्षरत पालन नहीं किया गया है। अक्षरत तो छोड़ दीजिए, शायद 15 से 20% भी इसका पालन नहीं किया गया है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। जी हाँ, ऑब्लिगेशंस ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज। जब ये एक्ट बनाया गया तभी ये कहा गया था कि जो भी पब्लिक अथॉरिटीज हैं उनको सभी अपने दफ्तर के रिकॉर्ड्स को एक कैटलॉग करना होगा, इंडेक्स करना होगा, एक ऐसी फॉर्म में कि किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो आसानी से वो इन्फॉर्मेशन ले सके, उसको कंप्यूटराइज करना होगा, एक रीजनेबल टाइम, जो सब्जेक्ट टाइम दिया गया है, अवेलेबिलिटी है जिस सब्जेक्ट के बारे में, उसके बारे में बताया गया कि एक टाइम के दौरान उसको इन्फॉर्मेशन तैयार करनी है, उनको कंप्यूटराइज करना है और उसको नेटवर्क पर डालना है, यानी कि उसको ऑनलाइन करना है, चाहे वो अपनी वेबसाइट पे डाले। आप ऑफिस की वेबसाइट देखते हैं, वहाँ मिशन, विजन, हमारा सब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ये हेडिंग्स में रहता है, लेकिन डिटेल में उस तरह से उन्होंने नहीं दिया है जिस तरह से ये कानून कहता है। अगर आप सूचना का अधिकार अधिनियम का प्रयोग करते हैं, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आपके सामने आती है, कोई ऐसी बात आपकी जानकारी में आती है कि फला विभाग द्वारा इसका पालन नहीं किया जा रहा है, तो आप उनको लिखित में इसके लिए भी कह सकते हैं, बाध्य कर सकते हैं। तब जरूर ये अपनी सूचना है इस तरह से पब्लिश करेंगे जैसे कि एक्ट में कहा गया है। मैं बता रहा था जब ये एक्ट बना तब ये कहा गया था कि 120 दिन के अंदर, तो बात तो खत्म हुई कि 120 दिन तो निकल चुके हैं, इनको पब्लिश करना होगा। अब तो कहें कि इनको ये सूचनाएं पब्लिश करनी होंगी। कौन कौन सी सूचनाएं एप्लीकेशन बताई गई हैं वो ये हैं कि वो अपने अधिकारियों के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में, उनके डेजिग्नेशन के बारे में, उनके जो रेम्यूनरेशन को मिल रहा है उसके बारे में, और वहाँ से जो सब्सिडी दी जाती हैं, जो बेनिफिट दिए जाते हैं उसके बारे में, किसको बेनिफिट दिए गए, निर्णय लेने का तौर तरीका क्या है,
ये सारी बातें उनको पब्लिश करनी है और पब्लिश करने के बाद एक अपने डिस्प्ले पे भी लगानी है, अपनी वेबसाइट पे भी डालनी है। लेकिन अक्सर देखने में ये आया है कि किसी भी पब्लिक अथॉरिटीज़ के द्वारा इस तरह की इंफॉर्मेशन डिटेल में कहीं पर भी उपलब्ध नहीं है। बहुत सी बार जब हम कहीं किसी दफ्तर में जाते हैं तो हमें तो यही ढूंढना पड़ जाता है कि फला अधिकारी कहाँ बैठता है, फला अधिकारी के क्या दायित्व है, उसके पास कौन सा चार्ज है, फला काम को कौन अधिकारी देख रहा है। इसके लिए भी आपको काफ़ी मेहनत और मशक्कत करनी पड़ जाती है, जिसकी वजह यह है कि जो एक्ट में प्रोवाइड किया गया है ये उसको फॉलो नहीं करते हैं। तो ये हुए ऑब्लिगेशंस। सेक्शन 4 में बहुत डिटेल में बताया गया है इनके बारे में, लेकिन अभी भी जैसे कि मैंने कहा कि इनको फॉलो नहीं किया जा रहा है, इनको फॉलो किया जाना चाहिए। सेक्शन 6 में तरीका बताया गया है कि अगर आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है तो वो उसका तरीका क्या है, किस तरह से आप इन्फॉर्मेशन लेंगे। आपको इन्फॉर्मेशन के लिए एक प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में एप्लीकेशन देना है और उसकी एक फ़ीस देनी है। 500 वर्ड्स तक की 10 रुपये की फ़ीस होती है, जिसको आप पोस्टल ऑर्डर से ही नहीं, बैंक ड्राफ्ट या कैश या किसी और तरीके से भी दे सकते हो, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अगर किसी ने फ़ीस कम दी है, यानी कि वर्ड्स 500 से ज़्यादा हो जाते हैं, तो केवल इस बिना पर सूचना देने से इनकार नहीं किया जाएगा। सूचना देने वाले की ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं लेनी है, क्योंकि उसको इन्फॉर्मेशन देनी है, इन्फॉर्मेशन लेनी है। केवल इतनी ही सूचना ली जाएगी ताकि उससे संपर्क किया जा सके, यानी कि उसका कॉन्टैक्ट नंबर या मैक्सिमम अगर वो एड्रेस देना चाहता है एड्रेस। बाकी वो सूचनाएं क्यों ले रहा है, उसका क्या मकसद है, यह भी जानने का अधिकार सूचना देने वाले को नहीं है। सूचना लेने वाला अगर सूचना मांगता है तो उसको सूचनाएं देनी पड़ेंगी तब तक जब तक कि उन सूचनाओं को देने की उनके सामने पाबंदी नहीं है या एग्जेम्पशन नहीं है। एग्जेम्पशन की अगर बात करते हैं तो सेक्शन 8 में बताया गया है कि कौन कौन से ऐसी सूचनाएं हैं या ऐसे विभाग हैं जो कि इस कानून से एग्जेम्प्टेड होंगे, जिनको बारे में सूचना आप नहीं ले सकते। तो जाहिर है कोई भी ऐसी सूचना जिससे देश की संप्रभुता को, देश की सुरक्षा को खतरा पैदा होता है, पार्लियामेंट की कोई ऐसी कार्यवाहियाँ और कोई भी ऐसी सूचनाएं जिनसे कुल मिलाकर देश को खतरा होता है, वो सूचनाएं देने से मना किया जा सकता है, जिनकी डिटेल सेक्शन 8 में दी गई है, जिनको एग्जेम्प्ट किया गया है। वहीं अगर आप आएंगे तो सेक्शन 24 में बताया गया है कि कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं जो सूचनाओं जिनसे आप सूचना नहीं ले सकते, और उनकी एक डिटेल सूची दी गई है जो कि शेड्यूल 2 में दी गई है, सेकंड शेड्यूल में दी गई है। अगर आप शेड्यूल 2 देखेंगे उसमें बताया गया है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटरिएट, डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो, डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, एविएशन रिसर्च सेंटर, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, आसाम राइफल्स, सशस्त्र सीमा बल, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, बॉर्डर रोड डेवलपमेंट बोर्ड। तो ये शेड्यूल 2 में इनको दिया गया है। सेक्शन 24 में बताया गया है कि इन डिपार्टमेंट से आप सूचनाएं नहीं ले सकते। सेक्शन 8 में बताया गया है कि आप कौन कौन सी सूचनाएं नहीं ले सकते हैं। शेड्यूल 2 में बताया गया किस किस डिपार्टमेंट से आप सूचनाएं नहीं ले सकते। इनको अगर छोड़ दिया जाए, इसके अलावा आप कहीं से भी और कोई भी सूचना, जैसे कि हमने इन्फॉर्मेशन में बताया कि इन्फॉर्मेशन क्या है, उसकी डिटेल लिस्ट है। रिकॉर्ड्स क्या है, रिकॉर्ड्स के बारे में डिफाइन किया गया है। आप वो सूचनाएं ले सकते हैं। अब सूचनाएं लेने की फीस क्या होती है, फीस का मोड ऑफ पेमेंट क्या होता है, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। फीस कितनी होगी, उसका प्रोसीजर क्या होगा, ये राइट टू इन्फॉर्मेशन रूल्स 2012 में बताया गया है। जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूं, अगर आपको इन्फॉर्मेशन लेते हैं और उसमें वो 500 वर्ड्स तक की इन्फॉर्मेशन है, तब आपको उसके लिए 10 रुपये का पेमेंट करना है। लेकिन अगर नंबर ऑफ पेजेस बढ़ते हैं, उन पेजेस का आपको अलग से पेमेंट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका A3 पेज है या उससे छोटे साइज का पेज है, तो हर पेज के लिए आपको 2 रुपये फीस देनी होगी। इससे बड़ा पेज है तो जो उसका एक्चुअल कॉस्ट है पेज की फोटोकॉपी की, वो कीमत आपको अदा करनी होगी। अगर आप कोई सैंपल या मॉडल लेते हैं तो सैंपल या मॉडल की जो भी एक्चुअल कॉस्ट है वो देनी होगी। अगर आप सूचना डिस्केट में लेते हैं, फ्लॉपी में लेते हैं,
CDs या फ्लॉपी का तो दौर मैं समझता हूँ आजकल है ही नहीं, CDs का कहीं इस्तेमाल है। अगर CDs में आप लेते हैं तो आपको एक CD के लिए 50 रुपये देने होंगे। अगर आप कोई पब्लिकेशन से जुड़ी हुई सूचनाएं लेते हैं तो उस पब्लिकेशंस के हर पेज के लिए आपको 2 रुपये देने होंगे। प्रत्येक पेज के लिए उसके एक्सट्रैक्ट अगर कोई आप लेते हैं पब्लिकेशन का 2 रुपीज़ पर पेज आपको पे करना होगा। अगर आप कोई इंस्पेक्शन करते हैं, इंस्पेक्शन का पहला घंटा जो होगा उसकी आपको कोई फीस नहीं देनी है, लेकिन उसके बाद के प्रत्येक घंटे के लिए आपको 5 रुपये या उसके फ्रैक्शन के लिए 5 रुपये आपको देने होंगे। या सूचना अगर आपको पोस्टल सर्विसेज द्वारा भेजी जाती हैं, डाक के द्वारा अगर सूचना भेजी जाती है तो वो 50 रुपये से ऊपर जितना भी खर्चा होगा वो आपको पे करना होगा। अब कौन लोग हैं जिनको इस फीस को नहीं देना है, जिनको सूचनाएं फ्री में उपलब्ध कराई जाएंगी, वह भी इंफॉर्मेशन रूल्स 2012 में डिफाइन किया गया है। सेक्शन 5 में किन लोगों को एग्जम्पशन दी गई है। केवल ऐसे लोग जो बिलो पॉवर्टी लाइन ज़िंदगी बसर कर रहे हैं उनसे कोई फीस नहीं ली जाएगी। अब नेक्स्ट आपसे मैंने बताया था कि मोड ऑफ पेमेंट का तरीका क्या होगा। पेमेंट का तरीका हम आमतौर से पोस्टल ऑर्डर से पेमेंट करते हैं, यही समझते हैं कि पोस्टल ऑर्डर से ही पेमेंट किया जाएगा। ऐसा नहीं है, आप कैश में भी फीस दे सकते हैं CIC को या स्टेट इंफॉर्मेशन ऑफिसर को, लेकिन उसकी रिसिप्ट लेना आपके लिए ज़रूरी है अगर आप कैश में पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप डिमांड ड्राफ्ट, बैंकर चेक, इंडियन पोस्टल ऑर्डर से भी आप फीस का पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन पेमेंट की फैसिलिटी है प्राधिकारी की या इंफॉर्मेशन ऑफिसर की, तब आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में जो आज हमने डिस्कस किया, इंपॉर्टेंट बात जो थी उसमें ये कि इंफॉर्मेशन क्या होती है, इंफॉर्मेशन निकल कर आया कि रिकॉर्ड्स क्या होता है, रिकॉर्ड्स के बाद एक बात और निकल कर आई कि आपको राइट्स क्या हैं, फिर किन किन सूचनाओं को आप नहीं ले सकते जो सेक्शन 8 में बताया गया है, किन विभाग से आप सूचना नहीं ले सकते जिसको शेड्यूल 2 में उनकी पूरी एक सूची दी गई है, वो मैंने आपको बताया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 और सूचना का अधिकार नियम 2012 के संबंध में जो मैंने आपको थोड़ी सी जानकारी दी है, आपकी जानकारी को इसमें थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा। जैसा कि मैंने कहा कि चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।